हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी सिविल स्टाफ। सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज पार्ट 2, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था? दैट इज चैप्टर नंबर 5 इन योर सिलेबस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? सो इसका फर्स्ट सेगमेंट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें जो है आज डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हम देख लेते हैं। क्लियर? चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है उसका ओवरव्यू लिया था, ठीक है। उसके साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब जो डीएनए था वो स्ट्रक्चर हमने देखा था, आरएनए का स्ट्रक्चर देखा था, कितने क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है ना। साथ ही साथ कौन कौन से किसमें बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में कौन से हैं, आरएनए में कौन से हैं। आई होप वहां तक आपको क्लैरिटी है, वो हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसके लिए कैसे जो थी, किसने रिसर्च करी, क्या क्या चीजें जो थी वो की गई, कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, देन डिक्लेयर किया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। फाइनली जो था डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डिक्लेयर किया गया। किस बेसिस पे? तो वो बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था दैट वाज परफॉर्म्ड बाय हू, राइट। तो हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है। किस चीज के लिए? उनको एक श्योरिटी चाहिए थी कि हम बोल तो रहे हैं कि डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्या प्रूफ है हमारे पास कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कोई और जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो उसके लिए एक आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसने ये प्रिंसिपल, या आप बोल सकते हो किसने एक्सपेरिमेंट किया? इट वॉज डन बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ ने क्या किया था? 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक बेसिकली क्या किया, एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बेसिकली लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सॉरी, उन्होंने जो था वो लिया बेसिकली, राइट। और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स की, मतलब एक बैक्टीरिया लिया जिसके दो स्ट्रेन्स थे अलग अलग से। कौन कौन से स्ट्रेन्स थे? ठीक है, दो स्ट्रेन्स वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा था। एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसका नाम था। उस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स थे, मतलब कौन कौन से दो स्ट्रेन्स वो कॉज कर रहा था? एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। अभी आर और एस स्ट्रेन क्या है? अगर आपने कभी बैक्टीरिया कल्चर किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी आप कॉलोनीज ग्रो करते हो, ठीक है, क्या होता है कि जब बैक्टीरिया का आप कल्चर करते हो तो कॉलोनीज में आपको देखने को मिलता है कि कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं, वहां से फिर आप पिक कर लेते हो, ठीक है। हायर क्लासेस में आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो। तो हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो था उससे रफ कॉलोनीज बन रही थी और एस स्ट्रेन से जो थी वो स्मूथ कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही थी। कौन बना रहा था? ये बैक्टीरिया जो था ये बना रहा था। तो ये दो स्ट्रेन जो थे वो उन्होंने लिए। अब उन्होंने किया क्या, साथ में एक माइस लिया। अब आर स्ट्रेन जो था जहां पे रफ कॉलोनीज बन रही थी दैट वाज नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब ये एस स्ट्रेन जो था ये था आपका वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब ये डेथ कॉज कर रहा था। जो आपका आर स्ट्रेन था दैट वाज नॉन वायरुलेंट, मतलब इससे कोई भी अफेक्ट जो है वो बेसिकली नहीं हो रहा था। साथ में उन्होंने क्या लिया, एक माइस लिया। माइस लिया, माइस के अंदर उन्होंने दोनों के दोनों स्ट्रेन्स जो थे वो अलग अलग करके पहले इंसर्ट किए। मतलब पहले एक माइस लिया, उसके अंदर आर स्ट्रेन डाला, ठीक है। अब आर स्ट्रेन कैसा है? दैट वाज नॉन वायरुलेंट, पहले ही नॉन वायरुलेंट है। जब नॉन वायरुलेंट है तो सपोज माइस लिया प्लस आर स्ट्रेन और एक और माइस लिया, उसमें एस स्ट्रेन डाला, ठीक है। अब रिजल्ट देखो क्या होगा। आर स्ट्रेन आपका नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है तो माइस को कोई अफेक्ट होगा? कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइस लिव्स। माइस क्या हो गया? वो जिंदा बच गया, उसको कुछ भी इफेक्ट जो था वो देखने को नहीं मिला। क्लियर? नेक्स्ट एस
स्ट्रेन जो था दैट वाज वायरुलेंट, है ना। जैसे ही एस स्ट्रेन माइस में डाला, वो माइस क्या कर गया, डाइस, वो मर गया। अब सोचना हुआ क्या, एक उन्होंने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन्स वो कॉज कर रहा था, है ना। एक जो था वो हार्मफुल था, वायरुलेंट था, एक नॉर्मल था। उन्होंने 2 चूहे लिए, 2 माइस लिए, दोनों में अलग अलग से स्ट्रेन डाले कि चलो देखते हैं होता क्या है। जैसे ही उन्होंने आर स्ट्रेन डाला, रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था वो, तो वो स्ट्रेन क्या करेगा, माइस के अंदर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, लेकिन उसने कुछ भी माइस को कॉज नहीं करा, मतलब कोई भी हार्म जो है वो कॉज नहीं हुआ। वो माइस जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर गया। सर्वाइव कर गया तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, राइट। जैसे ही एस स्ट्रेन जो था वो अनदर माइस में डाला, वो माइस क्या कर गया, वो डाई कर गया, मर गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्ट्रेन माइस के अंदर गया होगा, रेप्लिकेट करके क्या हो गया, ये उसने अपनी कॉलोनीज फॉर्म करके इसको जो था वो हार्म कर दिया और ये माइस सर्वाइव नहीं कर पाए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने माइस लिया और उन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। कौन सा लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब ये एस स्ट्रेन नॉर्मल था, ये एस स्ट्रेन नॉर्मल था जो कि किल कर रहा था। अब हीट किल्ड जब ले लिया, हीट किल्ड से इसको एस स्ट्रेन का क्या हो गया, जो भी एक आप बोल सकते हो बैक्टीरिया जो वायरुलेंस कॉज कर रहा था, जो डेथ कॉज कर रहा था, हीट ने उसको डैमेज कर दिया। हीट क्या करेगी, उसको डीनेचर कर देगी, डैमेज कर देगी। जब उसको उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया तो इसका इफेक्ट ही नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, माइस सर्वाइव्स। वो क्या हो गया, वो जिंदा रह गया। अब उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। लिया तो मैंने एस स्ट्रेन ही था, उसको हीट कर दिया जरा सा, तो फिर क्या हो गया, कैसे माइस जिंदा रह गया, क्योंकि ये तो कैसा था, ये तो वायरुलेंट था। लेकिन हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे हीट की वजह से जो भी उसकी वायरुलेंस कॉज कर रहा था, जो चीज उसको डैमेज हो गया, वो डीनेचर हो गई। डीनेचर हो गई तो अफेक्ट ही नहीं कॉज कर पाए, तो माइस को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और माइस लिया। माइस लिया, साथ में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, क्या लिया इन्होंने, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको पिक्चर से भी दिखाऊं, पहले आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, माइस क्या कर गया, लिव्स। नेक्स्ट इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस जो था वो मर गया। नेक्स्ट इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, तो माइस क्या है, सर्वाइव। यहाँ पे देखो ये सर्वाइव कर गया, यहाँ पे ये मर गया, और यहाँ पे ये भी सर्वाइव कर गया। तो 2 केसेस में यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, एक में उसकी डेथ हो गई। अब इन्होंने क्या लिया, हीट किल्ड वाला ही स्ट्रेन लिया, अगेन हीट किल्ड वाला लिया, और साथ में आर स्ट्रेन लिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, जो कि वायरुलेंस कॉज नहीं कर रहा था। लेकिन इनको बहुत हैरानी हुई जान के कि रिजल्ट में क्या आया कि माइस जो था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई बेसिकली। ठीक है, ये क्या हो गई, मर गया, इसकी डेथ हो गई। कैसे ये चीज हुई बेसिकली, अब ये आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जब भी क्या हुआ, हीट किल्ड और कौन सा लिया, हीट किल्ड एस लिया, प्लस आर स्ट्रेन। अब देखो दोनों ही नॉन वायरुलेंट है ना, वैसे अगर अकेले अकेले दोनों लिए थे, दोनों से माइस जो था वो सर्वाइव करा था। यहाँ पे देखो हीट किल्ड से भी सर्वाइव करा था, यहाँ पे देखो, है ना, और आर स्ट्रेन से भी सर्वाइव करा था। जब हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, माइस डाइस। क्या हो गया, वो मर गया। वो What could be the possible reason? पॉसिबल रीजन क्या हुआ कि यहाँ से जो आर स्ट्रेन था उसने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल था बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में, और ये वाला फिर क्या हो गया, वायरुलेंस कॉज हो गई, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला कि माइस जो था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। क्लियर? सो दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया यहाँ से कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, किसकी वजह से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन में लिया तो इसने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उसी की वजह से जो आर स्ट्रेन था दैट उसने स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड जो था वो आपका सिंथेसाइज किया, और वो वायरुलेंट जो था वो बन गया, और वायरुलेंस शो कर दी, कॉज कर दी। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, दोनों के दोनों इसी के नाम है।
तो ये हमें देखना था कि डीएनए जो है दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये किसने दिया? ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली आपका बताया। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बोला क्या गया कि डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। बताना है आपको डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय हर्शे एंड चेज। ठीक है, अब उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसा वायरस। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस which affects और इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया? 2 बैक्टीरियोफाज लिए और ई कोलाई में उनको क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, तो उन्होंने 2 वायरस लिए बैक्टीरियोफाज और उन्होंने ई कोलाई में इंसर्ट किया। लेकिन बैक्टीरियोफाज को उन्होंने क्या कर दिया? पहले लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिविटी लेबल जो था वो कर दिया। किस किस से किया? एक को किया बेसिकली 35S सल्फर 35 के आइसोटोप से, एक को किया फास्फोरस के 32P फास्फोरस के आइसोटोप से। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या किया? अलग अलग लेबलिंग करी। एक में प्रोटीन को लेबल किया, दूसरे में डीएनए को लेबल किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जानना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको प्रूव करने के लिए एक को प्रोटीन के साथ लेबल किया, दूसरे को डीएनए के साथ। जो हमें एंड में मिल जाएगा लेबल्ड, वो हम मानेंगे कि वो ही ट्रांसफॉर्म हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि देखो यहाँ से जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही वायरस जो बैक्टीरिया है उसमें आपका जो है वो आप बोल सकते हो ट्रांसफर करता है। प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होगी, हमें क्या मिलेगा? हमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो ट्रांसफर होता हुआ मिलेगा। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो हमें जो डीएनए लेबल है वो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हमें नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हुआ क्या? जैसे ही उन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज, 2 बैक्टीरियोफाज, एक को क्या कर दिया 35S और एक को 32P, ये 2 आइसोटोप से लेबल कर दिया। 32S सल्फर वाला जो था उसको बेसिकली प्रोटीन के साथ लेबल किया, इसको जो था वो डीएनए को जो था वो 32P के साथ किया, प्रोटीन को 35S के साथ किया। नाउ जैसे ही उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब अब ये यहाँ पे इनके साथ इन्फेक्ट करा दिया। तो अब ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपना क्या आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना, ट्रांसफर करेगा बेसिकली। तो अब रिजल्ट क्या देखने में आया यहाँ पे कि सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिव 35S देखने को नहीं मिला इन केस ऑफ सल्फर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रोटीन के साथ लेबल था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर ब्लेंडिंग हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, तीनों टेक्निक्स हुई, तीनों के तीनों चीजें परफॉर्म की। तो यहाँ पे देखा कि जो रेडियो एक्टिव 32P फास्फोरस के साथ रेडियो एक्टिव था वो आपका सेल्स में देखने को मिला। अब ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि डीएनए के साथ लेबल हुआ था, डीएनए के साथ लेबल किया था, वही नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफर कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे सेल्स में भी ये डिटेक्ट हुआ। तो अब इसका मतलब आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव क्या था? कि डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ और नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो प्रोटीन लेबल थी वो आपको सेल्स में नहीं दिखी, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। जो आपका डीएनए है वही आपका हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी ऑन होगा, फॉरवर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे that is the experiment by Hershey and Chase. Clear? चलिए, now what are the properties of genetic material? कि हम बात तो करें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन डीएनए की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं, राइट। तो इसमें है क्या? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कैसी आप बोल सकते हो कि मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन भी कैसी? दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेशन, वो प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनस्टेबल जो है वो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? Next है it should provide the scope for slow changes mutation that are required for evolution.
म्यूटेशन भी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा डीएनए है उसके बाद उसमें कुछ भी चेंजेस, कुछ भी म्यूटेशन नहीं हो रही, वो भी होनी चाहिए, लो लेवल पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं एकदम से म्यूटेट कर जाए, कुछ और ही बन जाए, राइट। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जो भी मेंडल ने चीजें दी थी, जो भी मेंडल ने कैरेक्टर्स दिए थे, वो भी ये खुद को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके उन सारे कैरेक्टर्स को। तो वो हमारा एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। तो जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी देखी जाएंगी, उसी को हम क्या मानेंगे, दैट इज द आइडियल जेनेटिक मटेरियल, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट आरएनए जो है वो आपका एक स्टेबल या फिर आप बोल सकते हो सूटेबल जेनेटिक मटेरियल जो था वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी देखो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। ये डीएनए जो हम बोल सकते हैं डीएनए सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नाउ आरएनए जो है वो क्यों सूटेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज एक तो उसमें नहीं है, वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, उसमें म्यूटेशन के लेस स्कोप है, एंड मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो फॉलो नहीं करता। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या चीज है? अब आरएनए है, आरएनए में क्या प्रेजेंट है? राइबो शुगर, है ना। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो शुगर कौन सी थी? राइबोस। याद करो स्ट्रक्चर, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, उसमें हमने देखा था कौन सी शुगर प्रेजेंट थी, राइबो शुगर प्रेजेंट थी, राइट। तो उसमें बेसिकली क्या था आपके पास कि राइबो शुगर के पास एक रिएक्टिव टू OH जो सेकंड कार्बन है उसके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि बहुत रिएक्टिव, राइट। रिएक्टिव है, उसके लिए क्या है आप बोल सकते हो डीएनए जो है वो इजीली डिग्रेडेबल हो सकता है, आरएनए सॉरी इजीली डिग्रेडेबल हो सकता है, इजीली वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। मतलब वो 2OH जो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है वो उसको क्या बनाता है? हाईली रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसको लिबाइल और इजीली डिग्रेडेबल बनाता है। जब वो इजीली डिग्रेडेबल या हाईली रिएक्टिव है तो वो हमारे लिए कैसे सूटेबल जेनेटिक मटेरियल जो है वो हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें ये एज अ एंजाइम भी एक्ट करता है इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में आरएनए जो है एज एन एंजाइम भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इनस्टेबल है, राइट। एंड इसकी अब अभी हमने देखा रिएक्टिविटी जो है वो तो हाई है ही। सेकंड, अब डीएनए में क्या था? ATGC, आरएनए में क्या था? AUGC। थाइमीन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है ना। ये हमने चीजें डिस्कस की थी। लेकिन जो यूरेसिल है वो कैसा है? लेस स्टेबल है देन थाइमीन, ठीक है। डीएनए में थाइमीन जो है दैट इज मोर स्टेबल, आरएनए में यूरेसिल जो है दैट इज लेस स्टेबल, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट क्या है? आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें इसके नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। जब ये बना सकते हैं तो इसकी अनस्टेबिलिटी और इसका रिएक्टिव नेचर जो है उसको आप सोच सकते हो कि कितना ये हाईली अनस्टेबल है एंड हाईली रिएक्टिव है, राइट। नेक्स्ट, इनकी बेसिकली इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसका म्यूटेशन रेट भी फास्टर है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था स्लो चेंजेस, फास्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, स्लो म्यूटेशंस होनी चाहिए। लेकिन आरएनए में आपको क्या देखने को मिलेगा? फास्ट म्यूटेशन, फास्टर रेट, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, जिसके वजह से भी आरएनए जो है वो हमारे लिए एक सूटेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और ये सारी प्रॉपर्टीज कौन ओबे करता है? डीएनए ओबे करता है। तो डीएनए इज बेसिकली द सूटेबल जेनेटिक मटेरियल फॉर अस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेंट्रल डॉग्मा। अगली बात कर लेते हैं सेंट्रल डॉग्मा की। अब सेंट्रल डॉग्मा है क्या? किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने एक बेसिकली एक मॉडल प्रपोज किया था, दैट इज सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें बोला क्या गया था? उसमें आपके 3 प्रोसेसेस आती हैं कि पहले डीएनए है, डीएनए से डीएनए ही बनेगा, ठीक है। खुद को यहाँ पे बेसिकली क्या होगी प्रोसेस? दैट इज रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोसेस कौन सी हुई? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये चलती है नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है। ये चलती है नॉर्मल सिनेरियो में सेंट्रल डॉग्मा, ये यूकैरियोट्स में सब में देखा जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी यही है, यूकैरियोट्स में भी यही है। लेकिन अगर मैं वायरसेस की बात करूं, वायरसेस में एक्सेप्शन है। वायरसेस में क्या है? उनके पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल,
डीएनए तो है ही नहीं, तो आरएनए से क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। अब देखो यहाँ से जब डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन वही हम आरएनए से जब डीएनए बना रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं यहाँ से, तो ट्रांसक्रिप्शन की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टी चीज हो गई, राइट। अब यहाँ से cDNA से अगेन आरएनए बनेगा, ठीक है, और यहाँ से प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये किस में चलता है, ये वायरसेस में चलता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे बनता है बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो ये क्या है, दैट इज द सेंट्रल डॉगमा। अब अपकमिंग सेशंस में हम यही पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम जैसे रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सेशन में ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। तो ये सेशंस अब हमारे रहने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल डॉगमा। क्लियर। तो फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करेगी। अब हमने बात करी कि आपका जो डीएनए है बेसिकली उनके जो फंक्शनल सेगमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, और उन्हीं जीन्स में क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि क्या बनना है, कहाँ से क्या होना है, सब कुछ इनके पास है। अब ये जीन्स क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को लेके किसको देंगे, एमआरएनए को देंगे, ठीक है। मतलब ये जीन्स जो भी हमने डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है एमआरएनए, वो जीन्स क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन है भाई, क्या करना है आगे, कौन सी प्रोटीन बनानी है, एमआरएनए को देंगे, ठीक है। एमआरएनए फिर क्या करेगा, वहां से प्रोटीन्स की सिंथेसिस, मतलब आरएनए से फिर क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगी। तो ये ऐसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, यही जो है पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा आपका कहलाता है। वायरसेस में थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ से फिर cDNA बनता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, देन पूरी की पूरी प्रोसेस फिर वैसे ही चलती है। क्लियर। सो दोनों में डिफरेंस आई होप क्लियर है। चलिए डायग्राम से भी देख सकते हो आप कि पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, देन डीएनए से आरएनए, देन प्रोटीन्स, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, तीन प्रोसेसेस जो है वो आपकी यहाँ पे आती है। सो आज हम रेप्लिकेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। सो रेप्लिकेशन जो थी, रेप्लिकेशन के लिए एक आप बोल सकते हो बेसिकली रेप्लिकेशन कौन से एक मेथड को, कौन से मोड को फॉलो करी थी, दैट वाज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, मतलब अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में ये मदर है, ये फादर है, तो बोला गया है कि जो आप यहाँ पे देख लो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजनी है, उसमें क्या होगा 50% ही इनमें आएगा, 50% जो है वो नया बनेगा। मतलब जो अगर सपोज करो ये एक डीएनए है, ठीक है, अब इसमें क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी, मतलब खुद को रेप्लिकेट करेगा, पहले हमने यही प्रोसेस पढ़ी है ना। तो रेप्लिकेट करने के साथ होगा क्या, दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों अलग हो जाएंगे पहले, है ना, पूरी प्रोसेस हम देखेंगे कैसे होगा, लेकिन पहले क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। अब यहां से क्या होगा, यहां से एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहां से भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, दैट इज बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड। कौन सा मोड है, सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, अब सेमी मतलब जो पेरेंट वाला ये था ना, येलो वाला पेरेंट वाला, दिस इज पेरेंट और दिस इज न्यू रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे भी ये पेरेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो पेरेंट्स वाला कितना रहा, एक ही स्ट्रैंड रहा, मतलब सेमी कंजर्वेटिव हमारी रेप्लिकेशन होती है। एक जो है वो हाफ आपका पेरेंट्स का रहेगा, लेकिन हाफ जो है वो आपका नया बनेगा, दैट इज रिकॉम्बिनेंट बेसिकली। क्लियर। सो अभी हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव थी, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। किसने किया, मिसेल्सन एंड स्टार्ल ने एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली आप बोल सकते हो स्टार्ट किया, कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था, ये ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसको डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ, मतलब जो आपका जैसे मैं बात करूँ सॉल्ट प्रेजेंट था, दैट इज 15NH4Cl, राइट। अब इनके दो आइसोटोप्स के साथ इनको लेबल करवाया, कौन कौन से, रेडियो एक्टिव 15N एंड रेडियो एक्टिव 14N, दो, एक हैवी आइसोटोप थे ये वाला 15N वाला, और दूसरा जो था दैट वाज लाइट।
तो दोनों के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली उनको आप बोल सकते हो ग्रो करवाया, ठीक है, किसको, बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर लिया है और पहले कौन सा डाला, दैट इज N, 15N, ये हैवी वाला जो था ये डाला। जैसे ही हैवी वाला डाला तो हैवी डीएनए का बैंड एक आपको देखने को मिला, और ये देखो ऐसे वाला जो था वो आपके पास आया, मतलब डीएनए एक ही आइसोटोप्स था अभी, तो एक ही बैंड था, एक ही टाइप का आपके पास ये देखने को आया। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले कल्चर को 14N में ट्रांसफर कर दिया। 14N में जैसे ही ट्रांसफर किया तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक बीच में बैंड आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 15N एक ही है, यहाँ पे अब 15N तो था ही इसमें, इसी को किसके साथ मिक्स कर दिया, 14N के साथ। तो दोनों का बैंड जो है एक बीच में आपको यहाँ पे बैंड जो है देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ की अगर हम बात करें, दैट वाज योर हैवी बैंड, ये वाला बैंड जो है ये हैवी है, ठीक है, और उसके बीच में ये वाला बैंड जो है यहाँ पे आपको लाइट बैंड जो है ये देखने को मिलेगा, मिड जैसे। हैवी होगा नीचे आएगा, बिल्कुल लाइट होगा ऊपर आएगा, लेकिन बीच में है ये, मतलब हाइब्रिड बैंड है, दैट इज 14N एंड 15N दोनों का। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, एक जो है वो आपका ये प्रेजेंट है, एक ने क्या कर लिया, न्यूली खुद को आप बोल सकते हो, मतलब एक 14 का बैंड आया, एक 15 का बैंड आया। ये वाला अगर मैं बात करूं 15 का था, तो यहाँ पे ये वाला जो था ये 15 का है, और एक 14 का हाइब्रिड बैंड जो था वो आपको देखने को मिला। अब इन्होंने क्या करा अगेन, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, 15N भी तो था, दोनों थे, है ना। अब यहाँ पे देखो 15 14 है, अगेन किसके साथ किया, 14N के साथ ही ग्रो किया। अब यहाँ पे 14 के साथ ग्रो करेगा तो एक 15 का 14 के साथ आएगा, एक 14 का 14 के साथ आएगा, यही आएगा ना। मतलब 14 का 14 के साथ तो ये आएगा, और 15 का 14 के साथ कौन सा आएगा, दैट इज बेसिकली दिस। तो ऐसे दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे और दो आपके पास ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप कि एक ही स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका पूरा रेड था, नीचे एक ही रेड बचा, एक जो था वो आपका न्यूली रेप्लिकेट हो रहा है, न्यूली आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। तो रेप्लिकेशन जो है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, दोनों के दोनों पेरेंट्स के स्ट्रैंड आपको नहीं देखने को मिलेंगे, एक ही देखने को मिलेगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंजाइम या मशीनरी जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नीड होती है पूरी की पूरी प्रोसेस के लिए। फर्स्ट आते हैं ओराई। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ऐसी साइट्स प्रेजेंट होंगी जहां से ये प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन की वो आपकी स्टार्ट होती है। तो वो कौन सी साइट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में वो आपकी क्या होती है, सिंगल ओराई होती है, और यूकैरियोट्स में आपके पास बहुत सारी साइट्स जो है वो हो सकती हैं। मतलब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें एक टाइम पे एक ही बार जो है बेसिकली रेप्लिकेशन होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में मल्टीपल टाइम्स जो है, मतलब एक साथ जो है बहुत सारी ओराइज प्रेजेंट होती हैं, तो मल्टीपल डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेसेस। अब पॉलीमरेसेस क्या है, जो कि क्या करेंगी, जो कि सिंथेसिस करती हैं बेसिकली, है ना, जो भी आपके डीएनटीपीस हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी सिंथेसिस करती हैं। और क्योंकि देखो ये आपका डीएनए है, उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, अलग अलग स्ट्रैंड जो है ये आपका यहाँ पे होगा। अब नया स्ट्रैंड जब बनेगा तो नए स्ट्रैंड के लिए क्या चाहिए, कैसे बनेगा, सपोज करो ये एक डीएनए है, ठीक है, ये ऐसे मैं मान लेती हूँ ये दो स्ट्रैंड्स हैं। अब हमने क्या कर दिया, सपोज ये आपके पास पहले है, जैसे अगर हम बात करें ए टी जी सी, है ना, जी सी ए टी टी ए सी जी, कुछ ऐसे आपके पास डीएनए है। अब हमने क्या करा, हमने इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले अलग करना है। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं कैसे होगा, ये आपका पूरा पूरा ऐसे है, ऐसे स्ट्रक्चर को ही मैंने लीनियर फॉर्म में रख दिया, तो ये आपके पास आ गया, ऐसे बेस पेयर्स होंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अब मेरे को इनको पहले क्या करना है, इनको मुझे दूर दूर करना है, अलग करना है, अलग करूंगी तभी तो रेप्लिकेट कर पाएगा, ये अलग से ये खुद को, और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है ना, ये भी आपको पता है कि एक आपका कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एक नॉन कोडिंग होता है ना। और जो एक को हम क्या करते हैं, टेम्पलेट रखते हैं, और फिर दूसरे को जो है दूसरा खुद को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है ना। अब क्या होगा, अब एक स्ट्रैंड सपोज ये है, एक ये है, सपोज दिस इज 5 प्राइम,
टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है और एक जो है 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका A G G A T C। अब यहाँ पे क्या है T C C T A G, ये है बेसिकली, है ना, ये सिनेरियो आपके पास। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। अनवाइंडिंग कैसे होगी, क्या क्या चीजें आएंगी वो भी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक स्ट्रैंड बनेगा, एक स्ट्रैंड यहाँ से बनेगा, मतलब ऐसे जो है ये रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन कैसे होगी, अब यहाँ पे जो मैंने बोला ना ये आपकी पॉलीमरेजिस है, ये लेके आएंगी यहाँ पे A, यहाँ पे G, ठीक है, एक DNTP स्लाइड, यहाँ पे G, यहाँ पे A, यहाँ पे T, यहाँ पे C, ठीक है। तो ये DNTP लाएंगी और यहाँ पे ऐसे जो है सिंथेसिस होगी, अगेन यहाँ पे ऐसे सिंथेसिस होगी। तो एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा। तो डीएनए ने क्या कर लिया, खुद को रेप्लिकेट कर लिया। ये आपके पास दो न्यू डीएनए जो थे वो आपके पास फॉर्म हो गए। So that is the DNA replication. Clear? चलिए नेक्स्ट है आपके पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस देख लिया। नेक्स्ट है डीएनटीपीस जो आपके इनकॉर्पोरेट होंगे बेसिकली डॉटर स्ट्रैंड्स में और जो कि नए डीएनए की आपके पास फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हेलिकेसेस। हेलिकेसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंजाइम्स हैं, ये किस लिए आती हैं, अनवाइंडिंग के लिए। जब डीएनए पूरा आपका दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ है, उनको आपको अलग करना पड़ेगा, तभी जो है आपके डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो उसको अलग करने के लिए कौन सी एंजाइम्स का रोल आता है, ये आता है आपकी हेलिकेसेस। नेक्स्ट SSBPs, ये है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखो ये आपका डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए पहले दोनों आपका साथ में है, अब ये अनबाइंड होगा ऐसे को, है ना, यहाँ से, मतलब ये क्या कर रही है, यहाँ पे पूरा है, अब ये अनबाइंड कर रही है, इसको दूर 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 कर रही है। दूर करने के लिए ये SSBs यहाँ पे आके खुद को इनकॉर्पोरेट कर लेती है। क्यों, ताकि ये दोबारा से आपस में ना बाइंड करें, दोबारा से आपस में ना चिपके, ठीक है, उसके लिए आती है SSBPs। नेक्स्ट टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज कोई भी अनबाइंडिंग में या फिर कोई भी टेंशन क्रिएट होती है ना, उसकी अनबाइंडिंग के लिए आपके पास टोपोआइसोमरेज जो है वो आपके पास रहती है। यहाँ पे अनकॉइलिंग करती है डीएनए को एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई पे। नेक्स्ट इज प्राइमेसेस। प्राइमेसेस प्राइमर चाहिए तभी तो सिंथेसिस होगी, है ना। और प्राइमर कौन सा होता है, एक आरएनए प्राइमर। कौन सा चाहिए होता है, आरएनए प्राइमर चाहिए होता है किस एंड पे, 5' एंड पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड के, वहां से फिर वो प्राइमर आता है, उसके बाद फिर वो एडिशन करने लगता है, उसके बाद फिर सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी चलती है। नेक्स्ट डीएनए लाइगेज की अगर हम बात करें तो दो स्ट्रैंड्स आपके बनते हैं ऐसे, एक तो नॉर्मल है, एक फ्रेगमेंट्स में बनता है। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट्स में तो हमें डीएनए नहीं चाहिए, हमें एक साथ ही चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा, उसके लिए आती है आपके पास डीएनए लाइगेसेस। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन जो है कौन से फेज में होती है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल पढ़िए ना, एक आपका एम फेज होता है, ठीक है, और एक आपका एस फेज होता है। एम फेज माइटोटिक फेज है, इसमें बहुत सारे होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, है ना, और गैप फेज भी आता है, जी फेज जिसको हम बोलते हैं। एस फेज सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपकी देखी जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ओराई से स्टार्ट होती है। तो डायग्राम से अगर हम देखें दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड ये है ओरिजिनल डीएनए आपका, ठीक है। अब ओरिजिनल डीएनए ये है, उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, हेलिकेसेस आएगी। क्यों, क्योंकि अनवाइंड करना है ना। अनवाइंड करने के साथ साथ यहाँ पे आ जाएंगे आपकी एसएसबीज यहाँ पे शो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगी वो खुद को ऐसे जो है, जैसे ही हुआ तो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगी। क्यों, ताकि इनकी दोबारा से जो बाइंडिंग है वो ना हो, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी प्राइमेसेस, है ना। आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पे देखो सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, आरएनए प्राइमर आया, उसने कुछ यहाँ पे डीएनटीपीस जो थे वो इनकॉर्पोरेट किए, उसके बाद वो लेके किसको आता है, डीएनए पॉलीमरेसिस को, जो कि फर्दर क्या करेगी, फर्दर एडिशन करेगी डीएनटीपीस की एंड सिंथेसिस करेगी स्ट्रैंड की। अब स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो कंटिन्यू होगी उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसकी फ्रेगमेंट्स में होंगी। अब यहाँ पे देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है, ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। और डीएनए लाइगेजेस जो हैं वो आके इनको लाइगेट करती हैं, इनको ज्वाइन करती है। टोपोआइसोमरेज कोई भी अनकॉइलिंग में जो है आपको दिक्कत ना हो, उसकी टेंशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे टोपोआइसोमरेज जो है वो यहाँ पे रहती है। So that is the overview of DNA replication कि DNA replication जो है वो कैसे देखी जाती है, क्या क्या मेजर चीजें जो है वो यहाँ पे रहती है। I hope that is very much clear to you, right?
तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का एक ओवरव्यू हमने ले लिया। नेक्स्ट सेशन में हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे एंड देन डीएनए ट्रांसलेशन, राइट। और उसके साथ फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन विल मूव टू द एवोल्यूशन। तो दैट इज ऑल। सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक द सेशन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू कमेंट ऑल्सो, राइट। इन केस कोई भी डाउट होता है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।